पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्णमाला। इसमें हम बेसिक से पढ़ेंगे और इसके मैं आपको 100 से 150 क्वेश्चन कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। पहले हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्ण मतलब होता है अल्फ़ाबेट और माला का मतलब होता है समूह। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण है ध्वनि का प्राथमिक लिखित स्वरूप। क्या कहलाता है। वर्ण कहलाता है। हिंदी अपन पहले से पूरी समझ गए, उसके बाद अपन ने लिखना शुरू करा, लेकिन शुरुआत कैसे हुई। ध्वनि से हुई। किससे हुई। ध्वनि से। किसने कहा। देखो हमने लिखा है क, फिर लिखे अपन ने ज, फिर आपने कहा स। तो ध्वनि का प्राथमिक लिखित रूप क्या कहलाया। ये कहलाया वर्ण, है ना। उसके बाद शब्द कैसे बना। वर्णों का सार्थक समूह। किसका आपको ध्यान रखना है। शब्द किसे कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है शब्द। जब आप सभी जानते हैं कि वर्ण के बाद शब्द की बात आती है, इस वर्ण के बाद आती है शब्द की बात। जैसे कि सार्थक समूह याद रखना इसलिए है, जैसे मैंने लिखा क ल म, ये एक बन गया पूरा सार्थक समूह, इसे हम कहते हैं शब्द, है ना। और अगर आप बोल दें कि समूह खाली अगर सार्थक नहीं आए तो समूह में मैं लिख दूँ ल क म, तो ये सार्थक समूह नहीं है। लकम क्या होता है। अब देखो वर्णों का सार्थक समूह, ये ध्यान रखना आपको, सार्थक समूह कहलाता है शब्द। ये है क म ल, ये व्यवस्थित क्रम है। उसके बाद आया है आपका वाक्य। सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह। कौन सा। क्रमबद्ध समूह आपको कहलाता है वाक्य। जैसे मैंने लिखा राम भोजन करता है। क्या करता है। राम भोजन करता है। ये सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह है कि राम भोजन करता है। अगर ऐसे ही लिख दूँ मैं बिना क्रमबद्ध किए हुए कि भोजन राम है करता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है वाक्य। वाक्य है सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह। क्या है। राम भोजन करता है। ठीक है। वर्ण आ गया आपके। वर्ण में आपने लिखा था कि ध्वनि का प्राथमिक लिखित स्वरूप कहलाता है वर्ण। शब्द हुआ वर्णों का सार्थक समूह। उसके बाद आता है वाक्य, सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह, मतलब राम भोजन करता है। भाषा किसे कहते हैं। ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा व्यक्ति भावों को, विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त कर सकता है। जैसे आप अपने भाव को लिखकर या बोलकर व्यक्त कर सकते हो, उसे हम कहते हैं भाषा। लिपि किसे कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने का व्याकरणिक सांकेतिक रूप कहलाता है लिपि। क्या कहलाता है। लिपि कहलाता है किसी भी भाषा को लिखने का व्याकरणबद्ध मतलब व्यवस्थित लिखने का सांकेतिक रूप कहलाता है लिपि। तो हमने पढ़ा वर्ण, वर्ण के बाद पढ़ा अपन ने शब्द, शब्द के बाद आया वाक्य, फिर भाषा और फिर बना लिपि। इसके बाद आता है स्वर। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देखो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। पहला ही क्वेश्चन पूछा हुआ है पटवारी 2017 में। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्याकरण के विभाग हैं कौन कौन से। केवल वर्ण विभाग, केवल शब्द विभाग, केवल वाक्य विभाग या उपयुक्त सभी। तो ये व्याकरण के कौन कौन से विभाग हैं। तो वर्ण विभाग, शब्द विभाग, वाक्य विभाग, उपयुक्त सभी। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है वर्ण, शब्द और वाक्य। तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारा डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या पूछा हुआ है आपकी एग्ज़ाम में। ये पूछा हुआ है जेल प्रहरी में। जेल प्रहरी 2015 में पूछा हुआ है वर्णमाला किसे कहते हैं। अभी आपने पढ़ा है वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्द समूह को, वर्णों के आकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। तो आपने पढ़ा वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। जैसे अ से लेकर ओ तक क्रमबद्ध समूह आया, अ आ ई। क से लेकर म तक क्रमबद्ध समूह आया, है ना। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा डी। तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा है कि ये लीजिए सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है। वर्ण, शब्द, वाक्य या भाषा।
तो आपको अभी बताया मैंने कि सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, बताएं। तो आपने पढ़ा था कि सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है वाक्य। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पढ़ा था, ये लीजिए, देखो ये मैंने अभी बताया ना, ये सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है वाक्य। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो मैंने आपके एक कॉन्सेप्ट के नीचे क्वेश्चन भी बता दिए हैं। इसके अलावा हम यहाँ के अलावा 150 क्वेश्चन भी करेंगे इसी चैप्टर के। तो आप एक बार इसको देख लेना, पूरा वीडियो देखें आराम से। उसके बाद आता है आपका हिंदी में क्या आता है, वर्णमाला आता है। वर्णमाला 2 भागों में विभक्त है। वर्णमाला 2 भागों में, पहला आता है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहले शुरुआत करते हैं अपन स्वर से। स्वर किसे कहते हैं, देखो ये स्वर होते हैं अ से लेकर, ये लिखा हुआ है सभी आपके सामने, अ से लेकर ओ तक होते हैं स्वर। स्वर की संख्या अगर आपसे पूछ ले, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वर। जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। तो अगर आपसे पूछ ले कि स्वर कितने होते हैं, तो देखो स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। स्वर की संख्या होती है 11। 2 होते हैं अयोगवाह, अम और अह। अम मतलब ऊपर बिंदी, अह मतलब, अम मतलब अनुस्वार, अम मतलब बोलते हैं अनुस्वार, और अह होता है विसर्ग। इन्हें अयोगवाह क्यों कहते हैं, इन्हें अयोगवाह इसलिए कहते हैं, यह न तो पूरी तरह स्वर में आते हैं और न पूरी तरह व्यंजन में आते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हम अयोगवाह। आपसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कि उच्चारण की दृष्टि से, इसमें ऋषि को भी शामिल किया है, उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, तो स्वर की संख्या होती है 11। और अगर आपसे पूछ ले कि कुल पूछ ले कि परंपरागत रूप से कुल कितने स्वर होते हैं, तो कुल आपको बताना है 13। इसमें आपने अम और अह दोनों को मिला के आपके होते हैं 11 स्वर, है ना। 11 स्वर ये होते हैं। अगर कुल पूछ ले तो आपको बताना है 13। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर मैंने अभी आपको बताया, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम कहते हैं स्वर। हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि स्वर के बारे में बता देता हूँ। स्वरों का वर्गीकरण में आता है पहला, एक तो कंठ। कंठ में आते हैं आपके अ और आ। कहाँ आते हैं, कंठ में आते हैं आपके अ और आ। उसके बाद आता है तालु। क्या आता है, तालु। तालव्य में आते हैं आपके ई और बड़ी ई। ओष्ठ में आते हैं आपके, ओष्ठ में आते हैं ऊ और बड़ा ऊ। कंठ में आते हैं अ आ। तालु में आते हैं ई, ओष्ठ में आते हैं ऊ और मूर्धन्य में आते हैं आपका री। क्या आता है आपका, मूर्धन्य में आता है आपका, मूर्धन्य में आता है आपका री। अब आपके बचा है, आपके पास बचेगा क्या, ए के बाद बचेगा आपके ए, ओ और औ। तो इन्हें हम कहते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं, इन्हें हम संयुक्त स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 2 स्वरों से मिलकर बना है। आपके बना है अ प्लस ई, अ प्लस ई से बना है ए। तो अ मैंने आपको क्या बताया, अ है कंठ और ई बना है तालु से, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले ए किस वर्ण में है, तो यह है संयुक्त स्वर हैं और ये है कंठ तालु। वर्गीकरण में आपसे पूछेंगे, मैं आपसे इसके क्वेश्चन पूछूंगा कि ए है कंठ है तालु है कंठ तालु है, तो आपको बताना है कि ए बना है अ प्लस ई से, 2 संयुक्त स्वर से मिलकर बना है, अ प्लस ई से मिलकर बना है ए। तो अ होता है कंठ और ई होता है तालु, तो आपको लगाना है कंठ तालु। उसके बाद है ए किससे बना है, तो अ प्लस ए, अ प्लस ए तो कंठ और कंठ तालु, तो आपको लगाना है कंठ तालु। ओ किससे बना है, ओ, ये बना है ओ बना है आपके अ प्लस ऊ से, अ प्लस ऊ से मिलकर बना है, तो अ होता है कंठ
और ऊ मैंने आपको बताया ओष्ठ। तो ओ किससे बना है? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। फिर बना है आउ, ये किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है आपके अ प्लस आउ से मिलकर बना है। तो अ होता है कंठ और ये है कंठोष्ठ, तो ओ होता है कंठोष्ठ। तो अगर आपसे पूछ ले कि संयुक्त स्वर कितने हैं, तो संयुक्त स्वर में आएगा आपका एक तो ए, फिर ए, ओ और औ, ये होते हैं संयुक्त स्वर, है ना। अ आ मिला है कंठ से, ई मिला है तालु से, उ मिला है ओष्ठ से, ऋषि मिला है मूर्धे से, ए मिला है कंठ तालु से, ये मिला है कंठ तालु से, ओ बना है कंठोष्ठ से और ये बना है कंठोष्ठ से। तो इसके बारे में मैंने कहा थोड़ी सी जानकारी आपको मिल जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। किस किस के आधार पर स्वर का वर्गीकरण होता है? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने हैं, मतलब इनका उच्चारण करते समय किसी भी ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती, इसलिए हम इन्हें कहते हैं स्वर। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वरों का वर्गीकरण होता है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण होता है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, उसके बाद आता है आपका दीर्घ स्वर और फिर आता है प्लुप्त स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, किसी एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई और उ, इसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो होती है 3, अ, ई और उ। फिर आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता, मतलब 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आपका आएगा आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आ। ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 3 11। उसके बाद होते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुप्त स्वर में इन दोनों से और अधिक का समय लगता है, उसे हम कहते हैं प्लुप्त स्वर। जैसे किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कहा ओम, तो ओ ये जो आप बोल रहे हो ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं प्लुप्त स्वर। ये लिखा है राम, तो राम में इन दोनों से ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्लुप्त स्वर। तो आपके मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुप्त स्वर इन दोनों से अधिक का समय लगता है, उसे हम कहते हैं प्लुप्त स्वर। अब आपका आ गया दूसरा, जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग में अग्रभाग, अग्र आगे का, मध्य और पश्च। अग्र में आता है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग काम करता है, मतलब जो आगे का भाग काम करता है उसे हम कहते हैं अग्र। ई, ए और ए, इसमें अग्र भाग मतलब आगे का भाग काम करता है। मध्य स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य का बीच का भाग काम करता है, जैसे आप बोलोगे तो मध्य का काम करता है, उसे हम कहते हैं मध्य स्वर। पश्च स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग कार्य करता है, जैसे आ, उ, ओ, इसे कहते हैं पश्च स्वर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर जिन स्वरों में जीभ का आगे का भाग काम करे, मध्य मतलब बीच का और पश्च मतलब पीछे का। तो जीभ के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण। देखो मैं यहाँ आपको एक जीभ बना के बता देता हूँ। ये होता है अग्र, ये होता है मध्य, ये होता है अग्रभाग, ये आपका होता है मध्य और ये होता है पश्च। जिसमें आगे का काम करे उसे कहते हैं अग्र। अग्रभाग में कौन कौन से आते हैं? ई, फिर ई,
ए और ये आते हैं अग्रभाग में। मध्य भाग में आपका आता है खाली अ। क्या आता है? ये मध्य भाग में। पश्च भाग में आता है आपके ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, बड़ा ओ और आह, है ना। तो ये मैंने आपकी जीभ बनाई थी। अग्रभाग मतलब अग्रभाग में आते हैं आपके ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य भाग में आपका रहता है अ और पश्च भाग में रहता है आपका ऊ, बड़ा ऊ, ओ और बड़ा ऊ और आ, है ना। तो अगर आपसे पूछ ले अग्रभाग में कौन कौन से आते हैं तो आपको बताना है 4। मध्य में आता है आपका 1 और पश्चिम में आते हैं आपके 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपको मैंने जीभ बना के बता दिया और इसके बारे में बता दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला। मात्रा के आधार पर पढ़ लिया, जीभ के आधार पर पढ़ लिया। इसके बाद आएगा आपके मुख के आधार पर। किसके आधार पर? मुख के, मुख द्वार मतलब मुख विकार से खुलने के आधार पर। एक तो आता है विवृत और एक आता है आपका अर्धविवृत। मुख के आधार पर आता है एक तो विवृत, फिर आता है अर्धविवृत, उसके बाद आता है आपका अर्धसंवृत और फिर आता है संवृत। और विवृत में क्या होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुलता है, मतलब आपका पूरा मुख खुलता है, उसे हम कहते हैं विवृत। मतलब गोलाकार मुंह है, यह पूरा खुलता है तो उसे हम कहते हैं विवृत। इसमें क्या आता है? आ। आप बोल के देख लेना। आ में आपका पूरा मुंह खुलेगा। क्या खुलेगा? पूरा मुंह खुलेगा, तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम विवृत। अर्धविवृत मतलब आधा मुंह खुलेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा आधा मुंह खुलता है उसे हम कहते हैं अर्धविवृत। अर्धविवृत में आपका खुलेगा अ, फिर आएगा ए, फिर आप बोलोगे ओ, फिर बोलोगे आ। तो विवृत में अगर आपका पूरा मुंह खुलता है तो उसे हम कहते हैं विवृत। विवृत में आएगा आपका आ, ये आ। अर्धविवृत में आएगा आपके ये वाले। फिर आपके आता है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत किसे कहते हैं? इसके मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको, फिर आपको आइडिया होगा। अर्धसंवृत में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वारा आधा बंद रहता है, आधा ही बंद रहता है, जैसे ए और ओ, और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा लगभग पूरा बंद रहता है उसे हम कहते हैं संवृत। संवृत में क्या क्या आएंगे? ई, ऊ, ऊ। हमने पढ़ा मात्रा के आधार पर, जीभ के आधार पर, फिर हमने पढ़ा मुख के आधार पर। इसके बाद आता है आपका होठों के आधार पर। होंठ के आधार पर अवृतमुखी होता है और एक व्रतमुखी होता है। होठ के आधार पर होता है एक व्रतमुखी, एक अवृतमुखी। अवृतमुखी में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ व्रत मतलब गोलाकार नहीं होते हैं, जिस व्रत में गोलाकार नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं अवृतमुखी, और जिसमें गोलाकार होते हैं उसे हम कहते हैं व्रतमुखी। ये सीधा सा। अवृतमुखी में आते हैं अ, आ, ई, ए। इसमें आते हैं अवृतमुखी में। व्रतमुखी में क्या आता है? ऊ, ओ और आ और औ आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। ये सब आधार पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निरुनासिक होता है एक, और एक होता है अनुनासिक। आपने पढ़ा होगा निरुनासिक किसे कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। कहाँ से? हवा केवल मुंह से निकलती है, उसे हम कहते हैं निरुनासिक। इसमें आता है आपका अ, आ, ई। अनुनासिक किसे कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ नाक से भी निकलती है उसे हम कहते हैं अनुनासिक। अब इसके बाद हाँ ठीक है, अब आपके क्वेश्चन हो गए। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ इसका कि स्वर पढ़े हमने, ये यहाँ से वर्णमाला में पढ़े स्वर और व्यंजन, है ना। स्वर पढ़े हैं अभी, तो व्यंजन इसके बाद पढ़ेंगे। स्वर होते हैं 11। कुल पूछें तो आपको लगाना है 13। अयोगवाह पूछें तो अम और अह लगाना है। उसके बाद हमने पढ़ा स्वर का वर्गीकरण मात्रा के आधार। उससे पहले हमने पढ़ा कंठ, तालु, ओष्ठ और मूर्धा। कंठ में आते हैं आपके अ और आ, मूर्धा में आते हैं, तालु में आते हैं आपके ई और ई, ओष्ठ में आएंगे आपके उ और ऊ, और मूर्धा में आएंगे आपका ऋषि।
उसके बाद अगर आपसे पूछ ले संयुक्त स्वर, एक तो होता है ए, ये होता है कंठ तालु। उसके बाद होता है आई, ये होता है ये भी कंठ तालु। फिर आपका आता है ओ, कंठोष्ठ, और ओ ये होता है कंठोष्ठ। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े मात्रा के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय, दीर्घ में दो मात्रा का समय, प्लुप्त में इन दोनों से ज़्यादा समय। उसके बाद हमने पढ़ा जीभ के आधार पर आगे का अग्र, ये जीभ बनाई मैंने आपके, ये अग्र, ये मध्य और ये पश्च। अग्र में आते हैं ई ए, मध्य में आते हैं अ और पश्च में आएगा आपका ये वाले। उसके बाद हमने पढ़ा मुख के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर विवृत मतलब पूरा खुलता है, अर्धविवृत मतलब आधा खुलता है, अर्ध संवृत मतलब आधा बंद रहता है, और संवृत में पूरा बंद रहता है। उसके बाद हमने पढ़ा ओठों की स्थिति अवृतमुखी मतलब गोलाकार नहीं होता है, वृतमुखी में गोलाकार होता है। उसके बाद पढ़ा हमने निरुनासिक, केवल मुंह से निकलती हवा, अनुनासिक में नाक से भी निकलती है। इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा। तो हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ये आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है जेल डिपार्टमेंट 2015 कि दीर्घ स्वरों का समूह बताना। अब मैंने आपको बताया है दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, बताना है आपको अ, ई, उ, ऋषि, आ, ई, उ, ए, न, प, ट, द, ई, ए। तो ये तो होगा नहीं, हमने पढ़े ये तीन। अब आपको बताना है दीर्घ स्वर। आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखना है। दीर्घ स्वर में मैंने आपको बताया था डबल मात्रा। क्या बताया था? डबल मात्रा का समय लगे। तो देखो ये बी हमारा सही आंसर होगा। आ, ई, उ और ए ये होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब डबल मात्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। और ये पूछा हुआ है आपकी जेल प्रहरी 2015 में, आप व्यापम का पेपर देखना, उसमें पूछा हुआ है दीर्घ शब्दों का समूह। तो हमने अभी आपको पढ़ा कि दीर्घ में होता है बड़ा आ, ई, उ और ए। उसके बाद आपसे पूछा है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब होता है छोटा। ये पूछा है पुलिस 2016। ऐसा ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से इसमें से, अ, ई, उ, री, आ, ई, उ, ए, ओ ये वाले। तो ह्रस्व मतलब छोटे, तो छोटे में कौन से आएगा? अ आएगा, फिर ई आएगा, उ आएगा और ऋषि आएगा। तो ह्रस्व स्वर में मैंने आपको बताए थे छोटे, एक मात्रा। दीर्घ में होता है डबल मात्रा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? तो देखो कम, दिन, बल या बेल। तो इसमें डबल मात्रा लग रही है, तो दीर्घ मतलब डबल मात्रा। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा ए वाला। और ये पूछा हुआ है आपकी पटवारी 2017 में। अगला बढ़ते हैं अपने। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा से अधिक समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ, प्लुप्त, ह्रस्व या अनुनासिक। तो मैंने कहा था अगर दो मात्रा से अधिक समय लगे उसे हम कहते हैं प्लुप्त। और अगर आपसे पूछ ले कि दो मात्रा का समय दीर्घ, और आपसे अगर पूछ ले कि एक मात्रा, तो आपको लगाना है ह्रस्व। तो इसने पूछा है कि दो मात्रा, तो दो मात्रा का समय लगता है प्लुप्त में। और ये पूछा हुआ है आपकी पटवारी 2017 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना। वीडियो कैसा लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमने आपके लिए चैप्टर वाइज क्लासेस शुरू करी हैं। अगर किसी को चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप उसके लिए 9753749986 इस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप। इसके अलावा आपके पास एक और नंबर है 9977651282। इन दोनों नंबर पर आप एक बार कॉल करके पूछ सकते हो। हिंदी के चैप्टर वाइज अगर क्लास किसको अच्छी लगती है और अगर लेना चाहते हैं तो आप इस पे आप एक बार फ़ोन करके बात कर सकते हो। दूसरा आपसे पूछा है अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो अच्छा है, इसमें क्या कमी है, तो उसके बाद हम आगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे। आपसे पूछा हुआ है जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उसे कहते हैं ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त या अनुस्वार। तो कम समय लगता है उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं? आपके सामने है ह्रस्व स्वर। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा हुआ था पटवारी 2017। अब ये बताना है आपको
जोर से गाने या रोने के लिए किस स्वर का प्रयोग होता है? तो आपको लगा दोगे कि प्लुप्त स्वर। जोर से मैंने आपको बताया था प्लुप्त स्वर में, अगर आपने अभी पढ़ा हो तो प्लुप्त स्वर में मैंने आपको बताया था, उसे कहते हैं प्लुप्त स्वर। ये पटवारी 2017 में क्वेश्चन पूछा है। अब आपको बताना है, पटवारी 2017 में फिर एक और क्वेश्चन पूछा है, पश्च। पश्च स्वर किसे कहते हैं? ई, उ या ए। मैंने आपको बताया था अग्र, मध्य और पश्च। जीभ के आधार पर मैंने आपको बताया था अग्र आगे का, ये अग्र, मध्य और पश्च। तो आपको बताना है कि पश्च में कौन कौन से आते हैं। बड़ा ई बताया क्या? नहीं। ऊ बताया क्या? बड़ा ऊ? हाँ बड़ा ऊ बताया। छोटा ऊ? हाँ बताया। तो मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया? ये नहीं पूछा है कि आपको जीभ के आधार पर बताना है, आपको खाली पश्च स्वर के बारे में पूछा है। तो मैंने आपको बताया था पश्च स्वर, तो पश्च स्वर में आएगा आपका ऊ और ये। तो ऑप्शन बी और सी हमारा दोनों सही है। इसमें मैं आपको दूसरा लिख रहा था अ, पर यहाँ ऊ लिखा गया, यहाँ पे आता है अ, तो ऑप्शन होता है बी। तो हमारा दोनों सही है। पश्च स्वर मैंने आपको बताया था ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आते हैं पश्च स्वर में। तो ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवा या अंतरिक्ष में मुंह से बोल। तो ये पूछा हुआ आपकी पटवारी 2017 में कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। 10वां क्वेश्चन है, अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में क्या अंतर होता है? ये पूछा हुआ है लेबर इंस्पेक्टर 2017 में। क्या बताया था मैंने आपको? अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में क्या अंतर होता है? 4 ऑप्शन है कि अनुस्वार में हवा मुंह से निकलती है जबकि अनुनासिक में हवा नाक से निकलती है। अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है जबकि अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तीसरा है अनुस्वार में हवा मुख से निकलती है जबकि अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। और चौथा है अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है जबकि अनुनासिक में हवा मुंह से निकलती है। तो अनुनासिक और अनुस्वार में मैंने यह बताया था आपको कि अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है जबकि अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था निरनुनासिक स्वर कौन सा है? पुच्छ, पूछ, पंकज या आँच, आँख। तो ये पूछा हुआ आपकी पटवारी 2017 में कि निरनुनासिक कौन सा है? अनुनासिक और निरनुनासिक। अनुनासिक और निरनुनासिक 2 बताए थे, तो इसमें आपको बताना है कौन सा होता है। तो देखो निरनुनासिक होता है पूंछ, ये ऊपर जो चंद्र बिंदु होती हैं उसे हम कहते हैं निरनुनासिक। तो आप ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला ये लीजिए, वृत्ताकार स्वर कौन से? मैंने आपको बताया था वृत्ताकार और अवृत्ताकार, ई, ओ या ओम। तो बताएं कौन सा है वृत्ताकार? वृत्ताकार में मैंने आपको क्या बताया था कि वृत्ताकार स्वर होते हैं ओ। कौन से होते हैं? ओ। वृत्ताकार में होता है गोल मुंह हो जाता है बोलने पर, तो ई, म ये नहीं है, तो ओ, तो इसे हम कहते हैं वृत्ताकार। ऑप्शन नंबर सी। आज हमने पढ़ा स्वर का पूरा, उसके क्वेश्चन करे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताना। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये स्वर हो गए आपके सारे स्वर हो गए। इसके बाद आपको आएंगे व्यंजन, व्यंजन पढ़ेंगे। अभी तो स्वर हुए हैं, वर्णमाला में पहले स्वर हुआ है, उसके बाद आएगा व्यंजन, फिर आएगा अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उसके बाद आएगा आपके आगत ध्वनियाँ, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा 150 क्वेश्चन। तो ये आज हमने आपके स्वर पढ़े हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।